नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरे भाऊ तोरसेकर के हिंदी वीडियो के लिए मैंने ये अलग से चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया। तो आपको अगर मेरे हिंदी वीडियो सुनने हैं सिर्फ, तो आपको प्रतिवाद पर सब्सक्राइब होना पड़ेगा। तो वो रिक्वेस्ट करके मैं आज के सब्जेक्ट की तरफ मुड़ता हूँ। अर्थात मेरा आज का भी सब्जेक्ट विषय जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति पर ही है। लेकिन जबकि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस और इंडी अलायंस और एनडीए और बीजेपी राजनीति कर रही है, तो उसमें कुछ कुछ रेफरेंस, संदर्भ जो है वो राष्ट्रीय राजनीति के आते हैं। और जो कि जिस कारण संजय राउत जैसा इंसान अगर शिवसेना का और अल्टरनेटिवली इंडी अलायंस का भी एक तरीके से प्रवक्ता बन गया है, तो वो सब्जेक्ट अपने आप नेशनल सब्जेक्ट बन जाता है। और इसलिए लोगों को संजय राउत और शिवसेना की जो स्थिति है वो बताने के लिए मैं बोल रहा हूं। क्योंकि कल परसों जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद एक साफ हो गया, यानी कि लोग अब रास्ते पर भी बोलने लगे कि संजय राउत ने शिवसेना का सत्यानाश कर दिया। बाला साहब की शिवसेना, जिसके असली वारिस उद्धव ठाकरे थे, उनकी पार्टी टूट गई और अब डूब भी गई है। तो वो डूबना तो तय था, डूबना तो तय था। क्योंकि जिस ढंग से पिछले 5 साल में संजय राउत बयानबाजी कर रहे थे, बकैती कर रहे थे, उसका जो परिणाम हो वो तो आप सबको मालूम था कि इनके बयानबाजी के कारण एक भी वोट शिवसेना के लिए बढ़ा नहीं, लेकिन घटा जरूर है। और घटते घटते यहां तक पहुंच गया कि शिवसेना पार्टी में दो फाड़ हो गए। इनके हाथ से शिवसेना नाम चला गया, उद्धव के हाथ से पार्टी का चुनाव चिन्ह चला गया, वोटर भी चले गए थे। और इसकी बात, ये बात तो मैं लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद भी समझा रहा हूं कि भाई उद्धव ठाकरे के 9 एमपी लोकसभा में चुनकर आ तो गए, लेकिन क्या वो अपने जो मराठी और हिंदू वोटर है, जो कोर वोटर है शिवसेना का, क्या उद्धव ठाकरे वो वोटर बचा पाए? बिल्कुल नहीं। ये मैं आंकड़ों से दिखाता रहा कि पिछले 30-35 साल में शिवसेना का जो वोट परसेंटेज रहा वो 16 से 20% में रहा, यानी एवरेज 18% रहा। तो उसमें अगर एकनाथ शिंदे 13, 13.5, 14% वोट लेके गए, मतलब उद्धव के पास कोर वोटर बचा नहीं था, वो सिर्फ 4, 4.5, 5% बचा था। तो इस पर चुनाव लड़ना मुश्किल ही था। फिर भी लोकसभा में कांग्रेस और एनसीपी के कारण मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में उद्धव को मिले और उनके 9 एमपी चुनकर आ गए। तो इनको लगा कि मैं तो बिल्कुल सक्सेसफुल हूं, लेकिन वो गलत था। ये बार बार मैं आंकड़ों के सहारे लोगों को बता रहा था, लोगों को बता रहा था। तो कोई छुपके से नहीं बता रहा था, और अकेला मैं भी नहीं, चुनाव का विश्लेषण करने वाले बहुत सारे लोग बता रहे थे कि उद्धव की इज्जत मुस्लिम वोट बैंक ने बचाई है। मतलब साफ था कि अगर मुस्लिम वोटर जो बाला साहब के समय से शिवसेना के खिलाफ रहा है, अगर वो उसी तरीके से आज भी उद्धव के खिलाफ रहता, तो वो वोट उद्धव ठाकरे को नहीं मिलते और उनका वोट परसेंटेज इतना नीचे आ जाता कि 1-2 एमपी भी चुनकर आना मुश्किल था। और ये आंकड़ों से और चुनाव क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र है उससे भी बार बार बताया गया, लेकिन सुनने के लिए राजी कौन था? वो कहते हैं ना, चूहा भी अगर शराब पी जाए तो आवेश में आकर बोलता है कहाँ है वो बिल्ला, कहाँ है वो बिल्ली। गुस्से में आकर भी बोलता है, क्योंकि वो नशे में होता है। लोकसभा में 9 एमपी चुनकर आए, वो उद्धव ठाकरे के लिए नहीं थे,
उद्धव ठाकरे के वोटर से नहीं थे, उनके कोर वोटर तो हाथ से निकल गए थे। और आहिस्ते आहिस्ते उद्धव ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट के बेटे है, वो जनाब बन गए। और बाला साहब को भी उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट से जनाब बना दिया। और कांग्रेस एनसीपी दोनों मिलकर जितना मुस्लिमों का समर्थन, मुस्लिम धर्मांधता का समर्थन नहीं करते, जिहाद का समर्थन नहीं करते, वक्फ का समर्थन नहीं करते, इतनी हद तक जाके उद्धव ठाकरे मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने लगे। तो यहां तक उद्धव जो फिसल गए, उसका एकमात्र कारण उनके दिमाग में जो कचरा संजय राउत के कारण भरा गया। 5 साल पहले, 6 साल पहले उनके दिमाग में मुख्यमंत्री होने की महत्वाकांक्षा अगर किसने डाल दी है तो उसका नाम संजय राउत है। तो एक बात तो साफ थी, जून 2022 में पार्टी टूट गई, उसके बाद उद्धव ठाकरे का डूबना तय था। उन्होंने जो कुछ 10-12 एमएलए बचे थे, 5-6 एमपीज बचे थे, उनको लेकर अपनी पार्टी का नाम उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना बना लिया। तो उसका डूबना तो तय था। क्योंकि एक बात होती है दोस्तों, अगर आप गलती करो तो कोई गुनाह नहीं, गलती की सजा बड़ी नहीं होती, लेकिन गलती समझ लेना जरूरी होता है। और अगर गलती समझ लो तो गलती सुधारने का काम शुरू हो जाता है। और जब आप गलती सुधारते हो तो अगला नुकसान आप टाल सकते हो। लेकिन उद्धव को ये समझाए कौन, और समझाने वाला था कौन? अगर गलत लोग आपने सलाहकार बना लिए तो आपका डूबना तय होता है। मुझे याद है 5 साल पहले यानी 2019 में जब इन्होंने बीजेपी से डाइवोर्स ले लिया, चुनाव के नतीजे विधानसभा के आने के बाद मुख्यमंत्री होने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा, लालसा पूरी करने के लिए इन्होंने बीजेपी के साथ जो अलायंस था वो तोड़ दिया, और जिसको वोटर ने नकारा था उनको साथ लेकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। तो तब से आज तक उद्धव ठाकरे का और उनकी पार्टी का डूबना तय था। हाँ, एकनाथ शिंदे ने अलग होकर शिवसेना बचा ली, लेकिन जो कुछ उद्धव ठाकरे के साथ बचा है वो तो डूबना तय था। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, जब ये चहल पहल चल रही थी कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर, हाथ मिलाकर सरकार बनाए और मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे थे। तब मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मैंने एक ब्लॉग लिखा था, मेरा जो ब्लॉग था जागता पहारा, उस पर उनको सावधान करने की कोशिश की थी। और मैंने साफ साफ बोल दिया था कि संजय राउत इतना बुद्धिमान नहीं है कि उसको चाणक्य बनकर एक पार्टी या पार्टी की राजनीति चलाई जा सकती है। तो मैंने उसको उसमें लिखा था, अगर आप अगर आप विदूषक को, जोकर को चाणक्य बना दोगे तो चंद्रगुप्त को भी मरकट लीला करनी पड़ती है। क्योंकि विदूषक कभी चाणक्य नहीं बन सकता। वो मस्करा हो सकता है, मजाक कर सकता है, लोगों को हंसा सकता है, लेकिन दिमाग से कोई अच्छी बात उसके निकलेगी नहीं, सब बात मजाक हो जाएगी। और वो जो उसको चाणक्य बनाएगा वो खुद भी मजाक बन जाएगा। और इसलिए मैंने कहा था, अगर विदूषक को यानी जोकर को आप चाणक्य बनाओगे तो आपको मरकट लीला करनी पड़ेगी। और आज उद्धव ठाकरे की पिछले 2-3 साल से बिल्कुल वही हालत हो गई है। पहले 2.5 साल से उद्धव ठाकरे जोश में थे, मुख्यमंत्री थे, सत्ता उनके हाथ में थी, लेकिन सत्ता चली गई और देखते देखते ये इतने डूबते गए, लेकिन फिर भी नहीं सोच रहे कि डुबा रहा है कौन। वो राजेश खन्ना की किसी फिल्म का गाना मुझे याद आता है, माझी जो नैया डुबोए उसे कौन बचाए। अगर आपने अपनी पार्टी की बौद्धिमत्ता या बौद्धिक चाल संजय राउत के हाथ में सौंप दी थी तो आपका डूबना तो तय था। और ये हो गया, पिछले 2.5 साल में हुआ था। लोकसभा में थोड़ी से सीट के कारण बच गई आपकी इज्जत,
लेकिन इज्जत बची थी। आज मैं जब देखता हूं तो विधानसभा के चुनाव में बड़ी भारी संख्या में मुस्लिम वोट मिलने चाहिए, इसके लिए उद्धव ठाकरे जो कुछ प्रयास कर रहे थे, वो खुद मौलाना ही बनना बाकी था। लेकिन विधानसभा में बहुत सारे चुनाव क्षेत्र आपको दिखाई देंगे कि जहां साइजेबल मुस्लिम वोट है वो इनको नहीं मिला है, और इसी कारण उद्धव का नुकसान हुआ है। जिनका 16-17% लोकसभा के चुनाव में था, वो फिसल कर उद्धव ठाकरे का वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में 10% से भी कम हो गया। थोड़ा कम है लेकिन 10% है। मतलब साफ है, जो एक्स्ट्रा मुस्लिम वोट उद्धव को मिला था वो इस वक्त विधानसभा में नहीं मिला। तो देखते देखते इनकी ताकत 20 एमएलए तक घट गई है, 20 एमएलए तक घट गई है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, आपने विदूषक को, जोकर को चाणक्य बनाया, और वो जो चाणक्य नीति और रणनीति बनाता था उस पर आप चले गए, तो आपको मरकट लीला करने का समय आ गया है। तो ये तो मैं आज नहीं बता रहा हूं, पिछले 5 साल से बोल रहा हूं। उससे भी पहले मैं बार बार आपका मुखपत्र गलत रास्ते पर जा रहा है ये भी बोलता रहा, लेकिन ये सुनते नहीं थे। अब आज ये फिर से सब मैं दोहरा कर बोल रहा हूं, इसका कारण ये है कि मैं मानता था कि उद्धव ठाकरे को और उनकी पार्टी को संजय राउत डुबाएंगे, ये तो तय था। मेरे दिमाग में तो ये तय था कि ये पार्टी डूबेगी और संजय राउत ही उद्धव ठाकरे को डुबाएगा। लेकिन आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि वो अमेरिकन मार्केटिंग है ना, बाय वन गेट वन फ्री। एक वस्तु आप खरीदो, उसके बदले दूसरी वस्तु आपको फ्री मिलेगी। यानी आप एक जूते का जोड़ा ले लो, बदले में आपको और एक जूते का जोड़ा फ्री मिल जाएगा। बाय वन गेट वन फ्री, ऐसी वो टैगलाइन है। बिल्कुल वही बात अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत की हो गई है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? एक बात साफ थी कि इनके कारण तो हुआ था शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी, पूरी शिवसेना टूटी, और जो पार्टी बची उसको उबाठा बोला जाता है, अब वो भी डूबेगी ये भी तय था, क्योंकि संजय राउत तो उसी में था। लेकिन ऐसी घटनाएं घटती है तो उससे सब पार्टियों ने सबक लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। हमारा अभिषेक तिवारी तो बोलता है कि संजय राउत जैसा दोस्त दुश्मन को भी ना मिले। तो कहने का मतलब यह है, अगर ये पार्टी डुबा रहा है, अपनी पार्टी तोड़ रहा है, डुबा रहा है, तो वो मामला शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का नहीं बचता। जो जो राजनीति में अलग अलग दल है, पार्टियां है, उनके नेता और सबको मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कोई अपने पार्टी में ना हो, या संजय राउत की जो संसर्ग है वो अपनी पार्टी से ना हो। लेकिन दूसरे चाणक्य थे हमारे महाराष्ट्र के शरद पवार, उन्होंने तो शरद संजय राउत से हाथ मिलाया था, और संजय राउत से हाथ मिलाकर उन्होंने जो राजनीति की, तो उससे उनका उद्देश्य था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी डुबानी है। लेकिन ये नहीं भूले कि अगर संजय राउत से हाथ मिलाया तो वो तो उबाठा शिवसेना डुबाने वाला है ही, लेकिन उसके साथ हमारी एनसीपी पार्टी जो है वो भी डूब गई। तो ये उद्धव शरद पवार को सोचना जरूरी था, लेकिन शरद पवार ने ये सोचा नहीं, उल्टे अपनी पार्टी को डुबाने के लिए संजय राउत के साथ लेके आए, और उसके लिए उन्होंने कांग्रेस को भी साथ लाया। आपको याद होना चाहिए कि 5 साल पहले जब शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी बनाने की कोशिश की, तो उसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस रेडी नहीं थी। इसलिए शरद पवार दिल्ली गए, सोनिया से मिले, और सोनिया से बात करके अहमद पटेल को मुंबई लाया था, और अहमद पटेल और उद्धव ठाकरे की बैठक शरद पवार ने आयोजित की थी, और उसके बाद ही महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस शामिल होगी और सरकार बनेगी, ये तय हुआ था। मतलब साफ था कि शरद पवार संजय राउत को लेकर कांग्रेस को भी डुबाने के लिए रेडी हो गए थे। अर्थात संजय राउत उद्धव को डुबाएगा वो उनको मालूम था,
लेकिन मैं नहीं डूबूंगा, मैं तो बहुत चालाक हूं। ये जो धारणा थी शरद पवार की, उसको चकमा देकर संजय राउत ने एनसीपी भी डुबा दी और कांग्रेस भी डुबोई है। तो जो मैंने बोला बाय वन गेट वन फ्री, एक चीज खरीदो दूसरी चीज फ्री मिलेगी, तो संजय राउत की दुकान में अगर आप जाओगे और आप उद्धव ठाकरे को खरीदोगे तो संजय राउत तो फ्रीली आपको मिलता है। बिल्कुल वही हुआ था। कांग्रेस और एनसीपी संजय राउत के दुकान में गए और उन्होंने उद्धव ठाकरे को खरीद लिया था। उसको लालच दिखाई थी कि तुमको चीफ मिनिस्टर करते, और उद्धव ठाकरे खरीद लिया था। कांग्रेस और एनसीपी के एमएलए की कीमत देकर शरद पवार और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे खरीद लिया था महायुति से। आज क्या हुआ हम देखते। संजय राउत इनके खेमे में फ्री आ गया। उद्धव ठाकरे को खरीदा था एमएलए की चलन देकर, और संजय राउत फ्रीली आ गया। तो संजय राउत अगर उद्धव को डुबाएगा तो कांग्रेस और एनसीपी कैसे बचेगी? जो बयानबाजी, एक बार मुझे याद आता है, कभी 3 साल पहले कभी अजीत दादा जो उस वक्त एनसीपी और अपने चाचा के साथ थे, वो गुस्से में बोल गए थे कि संजय राउत अपनी पार्टी के लिए बोले, ना कि महाविकास आघाड़ी के लिए और एनसीपी के लिए बोले। क्योंकि अजीत दादा समझ गए थे कि चाचा बहक गए, संजय राउत के चंगुल में फंस गए, और संजय राउत के साथ रहकर अपने चाचा अब एनसीपी भी डुबाएंगे। इसलिए शायद अजीत दादा बहुत जल्दी पार्टी से निकल गए थे, चाचा से अलग हो गए थे, और आज वही हो गए, बिल्कुल वही हो गए। कांग्रेस और एनसीपी ने सत्ता हासिल करने के लिए संजय राउत की दुकान में जाकर उद्धव ठाकरे खरीदा था। फ्री में संजय राउत आ गया और संजय राउत ने बीजेपी के लिए कांग्रेस और एनसीपी को डुबाया। ये बीजेपी को मिला हुआ, महायुति को मिला हुआ सबसे बड़ा बोनस है, सबसे बड़ा बोनस है। क्योंकि एकनाथ शिंदे उद्धव को हराना चाहते थे, बीजेपी के फडणवीस शरद पवार को हराना चाहते थे, इसके बीचों बीच कांग्रेस भी डूब गई। तो बाय वन गेट वन फ्री का जो मसला होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप उद्धव को खरीदने गए थे, संजय राउत फ्री मिला, और आज महाविकास आघाड़ी एक साथ डूब गई है। कांग्रेस और एनसीपी को डूबना नहीं था, सत्ता हथियानी थी, हासिल करनी थी, लेकिन साथ में जो संजय राउत उद्धव के साथ आ गया, उसने शरद पवार को भी डुबोया। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।